Good evening, Namaskar. Welcome to Agriculture Vision students. In Rajasthan history, we are having a class of Guhil dynasty of Mewar, and we have studied about all the branches of Guhil dynasty. And in that, we were studying about Sisodia rulers of Mewar. So, पिछली क्लास के अंदर हमने ये चर्चा की थी कि किस तरह से जो चुंडा है वो भीष्म प्रतिज्ञा लेता है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार मोकल जो है वो राजा बनता है। और मोकल के बारे में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ही वॉज सन ऑफ हंसाबाई एंड लाखा का जो नाम है वो लक्ष्य सिंह था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो मोकल है ये जब रूलर बनता है एट एज ऑफ 12 वर्ष की आयु के अंदर रूलर बनता है। और चुंडा एज पैटर्न, उस समय संरक्षक होता है चुंडा। उसके बाद हंसाबाई को शक होता है चुंडा पे और हंसाबाई रणमल को इसका गार्जियन बना देती है। इसलिए यह कहा जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ रणमल ऑन हिज इनिशियल रूल। इसका जो प्रारंभिक शासन रहता है इसके ऊपर रणमल का पूरा प्रभाव रहता है, ठीक है। मोकल के बारे में ये कहा जाता है ही स्लोली रीऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेवाड़। ये धीरे धीरे करके और मेवाड़ की शक्ति को संगठित करता है, पुनः व्यवस्थित करता है। ये भी इसी की खासियत थी, स्लोली रीऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेवाड़। और इसी के तहत 1428 के अंदर यही मोकल हरा देता है किसको, एक नागौर के रूलर होते हैं फिरोज खान। लिखेंगे डिफीटेड रूलर ऑफ नागौर फिरोज। 1428 के अंदर डिफीटेड रूलर ऑफ नागौर के एक शासक होते हैं, नाम होता है फिरोज खान। फिरोज खान वॉज डिफीटेड बाय मोकल इन 1428। 1428 के अंदर इसको हरा दिया जाता है। कहाँ पर? रामपुरा के अंदर। कहाँ पर हराता है? रामपुरा में फिरोज खान मोकल से हार जाता है। और उसके बाद में एक आपके बैटल ऑफ जिलवाड़ा है, बैटल ऑफ जिलवाड़ा। ये जिलवाड़ा के अंदर जो युद्ध लड़ते हैं ये मोकल और अहमद शाह कहाँ का रूलर होता है? गुजरात का। इनके बीच में हुआ था, मोकल एंड अहमद शाह। और यही जो सैयद डायनेस्टी का एक अटैक होता है दिल्ली सल्तनत का, उस समय सैयद डायनेस्टी का रूल था, उसको असफल करता है। तो मोकल के बारे में ये भी कहा जाता है ही रिपेल्ड एन इन्वेजन फ्रॉम सैयद डायनेस्टी, या दिल्ली सल्तनत, कुछ भी लिख दो, इन्वेजन फ्रॉम सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का जो आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत की तरफ से, उसको असफल निष्प्रभावी करने का कार्य मोकल के द्वारा किया जाता है। और हम मोकल के बारे में पढ़ते हैं ही रिनोवेटेड त्रिभुवन नारायण टेम्पल। ये एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक त्रिभुवन नारायण टेम्पल है, उसका रिनोवेशन करता है, रिनोवेटेड त्रिभुवन नारायण टेम्पल। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का रिनोवेशन कौन करता है? ये भी मोकल के द्वारा किया गया था। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये जो टेम्पल है इसको बनाता कौन है? बिल्ट बाई भोज। ये भोज के द्वारा बनाया गया है। भोज के बारे में आप पढ़ते हो। और
आजकल इसने इसका रिनोवेशन किया, इसलिए ये फेमस हो गया समाधीश्वर टेम्पल। समाधीश्वर टेम्पल या मोकलजी टेम्पल कहा जाता है इसको। ये नाम इसको मिल गया क्योंकि ये रिनोवेशन कौन करता है? मोकल। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही समाधीश्वर टेम्पल या मोकलजी टेम्पल कहा जाता है। ये भी आपके किससे रिलेटेड है? मोकल से रिलेटेड है। और टेम्पल कौन सा है? ही बिल्ट द्वारकानाथ टेम्पल। मोकल के बारे में एक और नॉलेज आपको मिलती है कि मोकल ने द्वारकानाथ टेम्पल बनवाया था। कौन सा टेम्पल? द्वारकानाथ। कहाँ पे? चित्तौड़ में। तो द्वारकानाथ टेम्पल भी मोकल कहाँ पर बनवाता है? चित्तौड़ के अंदर। और इसी के समय एक एपिक लिखा जाता है सुपासनाह। क्या नाम है? सुपासनाह चरियम। लिखो, एक एपिक है जो मोकल के टाइम लिखा जाता है, ग्रंथ सुपासनाह चरियम। ये भी मोकल के समय ही लिखा गया था, सुपासनाचर्यम। तो सुपासनाचर्यम की भी जब बात करते हैं तो मोकल के लिए ही लिखा जाता है। लाखा के बाद में आता है मोकल। तो लाखा के ही कुछ दासी पुत्र थे, नाम था चाचा और मेरा। ये लाखा की एक दासी हुआ करती थी खातून, उसके पुत्र थे चाचा और मेरा। और वो महपा पंवार की मदद से इसको 1433 के अंदर मार देते हैं। कहाँ पर? इसी जिलवाड़ा के अंदर मारते हैं। ये जो बैटल ऑफ जिलवाड़ा लिखा है, इसी युद्ध के दौरान ये वहाँ पे कुछ आराम फरमाने के लिए कहीं रास्ते में रुकते हैं और इसको कौन मार देता है? चाचा और मेरा। तो एक इम्पोर्टेंट क्या है? किल्ड बाई चाचा एंड मेरा। चाचा एंड मेरा कौन थे? तो ध्यान रखना, ये दासी पुत्र थे किसके? लाखा के, और खातून नाम की दासी से उत्पन्न थे। तो चाचा और मेरा इसको मार देते हैं विद हेल्प ऑफ महपा पंवार। ये पीछे से हमला करते हैं और मोकल मारा जाता है। और इस हमले में इनके मददगार करने वाला आदमी था महपा पंवार। ये मार देते हैं। और लाखा की ही एक मोकल की एक पुत्री होती है, डॉटर का नाम क्या था? कल भी हमने इसकी बात की थी थोड़ी बहुत, लाला मेवाड़ी। और ये लाला मेवाड़ी वॉज मैरिड टू अचलदास खिची। अचलदास खिची के साथ में इसकी शादी होती है। और अचलदास खिची कौन था? रूलर ऑफ गागरोन। गागरोन के एक राजा थे अचलदास खिची, और उनके साथ में लाला मेवाड़ी यानी जो मोकल की डॉटर थी उसकी शादी हो जाती है। और सन कौन था जो रूलर बनता है? सक्सेसर कौन था? सन होता है मोकल का कुंभा। और इस समय जब ये सारा घटनाक्रम होता है, उसी समय जो मोकल का मामा है वो उस समय वापस, जैसे ही कुंभा फिर से बालक था, तो जो शुरुआती प्रभाव रणमल का था वो वापस स्थापित हो जाता है कुंभा के समय। ठीक है। तो इसके बाद में जो रूलर आता है मोकल के बाद में वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा की जो हिस्ट्री है वो मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर उसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुंभा के खूब सारे टाइटल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे युद्ध लड़ता है कुंभा, स्कल्पचर आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें कुंभा के बारे में कहते हैं कि कुंभा जो है वो एक अलग ही ऐसा रूलर था कि कुंभा का जो इतिहास है वो सबसे बड़ा है जब हम मेवाड़ की बात करते हैं। तो अपने इसके बाद में पढ़ते हैं कुंभा को। तब तक एक बार देख लो, निगाह मार लो मोकल के ऊपर, मोकल की क्या उपलब्धियां रहती है। इसी के मोकल के राजा बनने में जो चुंडा का योगदान था वो हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं कि चुंडा का क्या योगदान रहा मोकल को सिंहासन तक पहुंचाने में। और इसके बाद में कुंभा का जिक्र करेंगे। इसके बाद में कुंभा बनता है रूलर। ठीक है। जब कुंभा की बात करते हैं तो कुंभा के लिए ये कहा जाता है कि कुंभा को बहुत सारे टाइटल्स मिले हुए थे। सबसे पहले जब अपने बात करते हैं
वो टाइटल्स की करते हैं, क्योंकि इसके टाइटल्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि टाइटल्स हैं इतने बड़े अच्छे टाइटल्स हैं जो सिर्फ इसी को मिले हुए हैं, ऐसे कॉमन से है नहीं, और जो कॉमन से नहीं होते ना उनके बारे में क्वेश्चन लगभग आ जाता है। तो इसी के टाइटल्स के बारे में जो एक कीर्ति स्तंभ कमेंडेशन है, क्या है, कीर्ति स्तंभ कमेंडेशन कह लो, या इसको आप कह सकते हो विक्ट्री टावर कमेंडेशन, जो भी है, ये इस कमेंडेशन के अंदर कुंभा का जो टाइटल दिया गया है वो है अभिनव भट्टाचार्य। कौन सा टाइटल दिया गया है, अभिनव भट्टाचार्य। तो कुंभा को कीर्ति स्तंभ के अंदर कौन सा टाइटल मिला है वो देख लीजिए, अभिनव भट्टाचार्य। ये टाइटल कुंभा को मिलता है कीर्ति स्तंभ कमेंडेशन के अंदर, अभिनव भट्टाचार्य का टाइटल मिलता है। इसके बाद में आ जाती है आपकी कुंभलगढ़ कमेंडेशन। ये प्रशस्तियां हैं इनके अंदर, कुंभलगढ़ कमेंडेशन। अब प्रशस्तियों के अंदर प्रशंसा होगी, और प्रशंसा होती थी तो टाइटल भी दे दिए जाते थे। अब कुंभलगढ़ कमेंडेशन की जब बात करते हैं तो इसके अंदर महाराजा धीराज, महाराणा राणा रासो, इसके अंदर कौन कौन से टाइटल्स आ जाते हैं, महाराजा धीराज, महाराणा राणो रासो, ये उपलब्धियां हैं जो इसके अंदर आती है। हाल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, ये भी इसी के अंदर आती है। हाल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, ये टाइटल्स जो हैं ये कुंभलगढ़ कमेंडेशन के टाइटल्स हैं। इसके बाद में एक कमेंट्री लिखी जाती है जो कुंभा लिखता है, गीत गोविंद के ऊपर कमेंट्री होती है, नाम है कमेंट्री का रसिक प्रिया। कुंभा की खुद की कमेंट्री लिखी हुई है तो लिखेंगे इन हिज कमेंट्री, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद रिटन बाय कुंभा, नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है, रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया के अंदर भी कुछ टाइटल्स का जिक्र किया गया है, धीमान, चापगुरु, नरपति। कौन कौन सा, धीमान, चापगुरु, नरपति, इन टाइटल्स का जिक्र उसके अंदर किया गया है। नाटक राजकर्ता और हिंदू सुरतान, कोई रह जाए तो आप बता देना। हिंदू सुरतान, नाटक राज करता, अच्छे अच्छे टाइटल्स इसको मिले हुए हैं। अश्वपति और शैल गुरु, तो ये टाइटल्स इसके 3 जगह बंटे हुए हैं। वैसे तो इनमें से सीधा टाइटल ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है, आज तक सोर्स नहीं पूछा गया, पर बाई चांस पूछा जा भी सकता है। अश्वपति और शैल गुरु, देखो ये तीनों जो गुरु वाले हैं ना ये अलग अलग हैं। देखो हाल गुरु, परम गुरु और राजगुरु, ये कहाँ पे है, कुंभलगढ़ कमेंडेशन के अंदर है। और ये चाप गुरु और शैल गुरु जो है ना ये है कमेंट्री ऑन गीत गोविंद, इसके ऊपर लिखा जाता है। अब इसके जब अपने, ये तो है जो बेसिक सी बातें कि टाइटल्स क्या क्या दिए गए हैं, टाइटल्स इसके इंपॉर्टेंट थे इसलिए पहले बता दिया मैंने। लेकिन जो इनका जो इंट्रोडक्शन अपने देखते हैं तो फादर आप पढ़ चुके हो, फादर कौन, मोकल। कार्यकाल इंपॉर्टेंट है 1433, कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, 1433 से 1468 ये कार्यकाल रहता है। और मदर का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था, माता का नाम कुंभा के
सौभाग्य देवी, ठीक है। और इनके जब बैटल्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है होता है राजा के जीवन में? युद्ध। तो बैटल ऑफ सारंगपुर, बैटल ऑफ सारंगपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? कब होता है? 1437 के अंदर। किसके खिलाफ? महमूद खिलजी होता है रूलर ऑफ मालवा, उसके खिलाफ होता है 1437 के अंदर। कौन? महमूद खिलजी। कहाँ का रूलर होता है? मालवा का। तो रूलर ऑफ मालवा, बैटल ऑफ सारंगपुर वॉज अगेंस्ट रूलर ऑफ मालवा महमूद खिलजी 1437 बाई कुंभा। इसके बारे में ये कहा जाता है कि महमूद खिलजी वॉज इम्प्रिजन्ड बाई कुंभा। महमूद खिलजी इम्प्रिजन्ड हो जाता है बट फ्रीड आफ्टर 6 months। ऐसा कहा जाता है कि महमूद खिलजी को कुंभा ने कैद कर लिया था और 6 महीने बाद में उसको छोड़ दिया था। ये कौन कहता है? ये कहने वाले दो बड़े अच्छे हिस्टोरियंस हैं, वैसे तो पोइट कह सकते हो आप उनको, अबुल फजल और नैन्सी, मुंह नोत नैन्सी। ये दोनों, इनकी बातों को झुठलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि इतिहास के बहुत पुराने राइटर हैं, इनकी किताबों को बेस माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। तो अबुल फजल और नैन्सी ये कहते हैं कि महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया था और 6 महीने बाद में कुंभा उसको छोड़ देता है। लेकिन ये जो विजय होती है, विक्ट्री ओवर मालवा, इस खुशी के अंदर, ये जो विजय होती है मालवा वाली, इस खुशी के अंदर ही बिल्ट विक्ट्री टावर। इस खुशी के अंदर कुंभा क्या करता है? विक्ट्री टावर बना देता है। क्या बना देता है? विक्ट्री टावर। कौन बना देता है? कुंभा बनाता है विक्ट्री टावर। तो विक्ट्री ओवर मालवा जो है, उस मालवा वाली विक्ट्री की खुशी में वो विक्ट्री टावर बनवाता है। कौन बनवाता है? विक्ट्री टावर। लेकिन अब इसके बारे में, ये विक्ट्री टावर बनवा देता है, विक्ट्री टावर का भी पढ़ेंगे कि कौन क्या करता है। लेकिन ये जो घटना हुई थी ना कि इसको कैद करता है और छोड़ता है, इस घटना के बारे में भी सब लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो टोड ओझा, टोड क्या कहता है? टोड ये कहता है कि भाई साहब ये जो है ये दयालुता थी। क्या कहता है टोड? टोड कहता है इट वॉज काइंडनेस। क्या थी? काइंडनेस। ये कौन कहता है? इसको काइंडनेस कौन बताता है? टोड और ओझा। टोड और ओझा कहते हैं ये दयालुता थी, लेकिन हरविलास शारदा कहता है मूर्खता थी। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए काइंडनेस बाई टोड एंड ओझा एंड क्रिटिसाइज्ड बाई, इसकी आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज्ड बाय हरविलास शारदा। हरविलास शारदा इसकी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है इसको कि ऐसा थोड़ी करते हैं, दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए, उड़ा देना चाहिए। और इसी की जो प्रेज्ड बाय गोपीनाथ शर्मा, दयालुता ये भी बताते हैं पर क्रिटिसाइज इसको ये भी करते हैं। टोड और ओझा जो है वो भी कहते हैं कि दयालुता जो है, राजा को ऐसी दयालुता नहीं रखनी चाहिए दुश्मन के प्रति। लेकिन प्रेज्ड बाय GN शर्मा, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उसमें मानवता जिंदा थी। ये बात कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। तो इस नीति की प्रशंसा कौन करता है? गोपीनाथ शर्मा, अकेला आदमी करता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टोड ओझा और हरविलास शारदा जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, पकड़ के छोड़ने की नीति, और गोपीनाथ शर्मा ने कर दी प्रशंसा। ये जो है ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री है। इसके बाद में हिस्ट्री आगे भी जारी है कुंभा की। कुंभा थोड़ा लंबा चलने वाला है। 1437 महमूद खिलजी को हराता है। ये युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद में जो है विक्ट्री टावर बन के आता है। विक्ट्री टावर को किस खुशी में? मालवा विजय महमूद खिलजी को हराने के याद में जो है विक्ट्री टावर बनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो महमूद है इसको छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद में ये महमूद 3 बार अटैक करता है, 1443, 1446 और 1456।
और ये अनसक्सेसफुल होते हैं, पर खर्चा तो लगवा देता है ना, परेशान तो कर ही देता है, युद्ध में उतार देता है कुंभा को। कौन? महमूद खिलजी। इसलिए ये सारे कहते हैं ये बावड़ा आदमी था, इसको 3 बार आने का मौका ही क्यों दिया, एक बार जल गया था तो कांटा निकाल देना चाहिए था। अभी जो अपने बात करेंगे वो करते हैं इसके बाद में कुंभा और गुजरात की, कि कुंभा के गुजरात, ये जो मेवाड़ वाले हैं ना, लगभग सबका जो है ना कांटा आड़ा रहता था गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ कुंभा के क्या रिश्ते थे वो देखते हैं। ये 1456 ये अटैक करता है, ये तो असफल हो जाता है। लेकिन 1456 के अंदर फिरोज खान मर जाता है। कौन सा फिरोज खान? नागौर वाला। कौन मर जाता है? फिरोज खान डाइड। और ये फिरोज खान कहाँ का रूलर था? आपने पढ़ा था, मोगल हरा देता है इसको, नागौर का। नागौर का रूलर कौन? फिरोज खान। फिरोज खान मर गया और फिरोज खान का जो सक्सेसर होता है, सक्सेसर ऑफ फिरोज खान, फिरोज खान का एक सक्सेसर होता है शम्स खान। क्या नाम है? शम्स खान। ये शम्स खान राजा बनना होता है, बट इसको रूल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका भाई होता है, वो हरा देता है इसको। तो शम्स खान रिप्लेस्ड बाई मुजाहिद खान। भाई का क्या नाम होता है? मुजाहिद खान। ये मुजाहिद खान इस शम्स खान को हटा देता है, राजा नहीं बनने देता। और उसके बाद ये क्या करता है, शम्स खान क्या करता है? शम्स खान सीख हेल्प किसकी? फ्रॉम कुंभा। कुंभा से मदद लेता है और रीगेन द रूल, रीगेन हिज रूल। इसको राज वापस आ जाता है, इसका राज वापस मिल जाता है। किसकी मदद से मिलता है? कुंभा की मदद से इसको राज वापस मिलता है। बट ये क्या करता है? ब्रेकिंग द कंडीशन, ये शर्त तोड़ देता है, या ब्रेकिंग द ट्रीटी कह सकते हो, अनफॉलो द ट्रीटी कह सकते हो। और उसके तहत ये क्या करता है? स्टार्ट रिपेयरिंग नागौर फोर्ट। नागौर फोर्ट की रिपेयरिंग शुरू कर देता है। संधियां यही होती थी कि एक तो आप दुर्ग में कुछ नया नहीं करोगे, मरम्मत नहीं करोगे, और ये जब ये काम करने लगता है उस समय कुंभा क्या करता है? इस यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर देता है। कुंभा ने ही राज दिलाया था, और जब ये कार्रवाई करता है तो अटैक्ड बाई कुंभा। अटैक कौन करता है? कुंभा। और जब कुंभा अटैक करता है तो इसको एक हेल्प आती है। वो हेल्प कहाँ से आती है? गुजरात से। हेल्प आती है गुजरात से। और गुजरात से हेल्प कौन से वाली आती है? 1456 में वही महमूद खिलजी वाली। 1456 में इसको महमूद खिलजी इसकी सहायता करता है, ठीक है। और महमूद खिलजी जब इसकी सहायता करने के लिए आता है, किसकी? शम्स खान की। महमूद खिलजी किसकी सहायता करने आता है? शम्स खान की। सो महमूद खिलजी केम टू हेल्प शम्स खान, बट कुंभा डिफीटेड देयर जॉइंट आर्मी। ये जो कुंभा है ना, इन दोनों की जॉइंट आर्मी को हरा देता है। गुजरात और शम्स नागौर की जो जॉइंट आर्मी है, उस जॉइंट आर्मी को कौन हरा देता है? कुंभा। तो जॉइंट आर्मी को हराने के बाद कुंभा की ताकत का इनको पता चल जाता है। यानी 1456 में नागौर में जो बैटल होता है उसके अंदर भी ये हरा देता है। तो 1437 वाला कौन सा था और 1456 वाला नागौर, ये हराने के बाद में ये सोचते हैं कि भाई अब कुंभा को हराना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट में क्या आता है? इसके बाद में जो है वो एक कुछ संधियां करते हैं, और संधियां करने का आपको बताता हूं कि कौन कौन सी संधि होती है कुंभा के खिलाफ, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। इसी तरह जब आपके बैटल्स हो गए, सारंगपुर का सुल्तान महमूद खिलजी 1437 में होता है, नागौर वाला 1456 के अंदर होता है। 1456 के अंदर वो पता है आपको, नागौर सल्तनत अभी मैंने पढ़ा दिया, नागौर सल्तनत की वजह से होता है। नागौर सल्तनत में शम्स खान बुलाता है कुंभा को और फिर दगा करता है, तो कुंभा अटैक करता है, और जब कुंभा अटैक करता है तो महमूद खिलजी हेल्प के लिए आता है, पर कुंभा दोनों की जॉइंट आर्मी को हरा देता है। ये 42-43 मंडलगढ़ और बनास में होते हैं, ठीक है।
तो 42 और ये 42 के अंदर ये 43 के अंदर मांडलगढ़ वाला होता है, 46 के अंदर बनास वाला होता है, ये बैटल्स होते हैं। तो इनके अंदर भी महमूद खिलजी हार जाता है। तो खिलजी में कोई वो बात नहीं थी, लेकिन खिलजी सोचता है किसी भी तरह से कुंभा को हराया जाए। इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ट्रीटी ऑफ चंपानेर। चंपानेर के अंदर एक संधि होती है, वो कुंभा के खिलाफ होती है, ट्रीटी ऑफ चंपानेर। ये किसके बीच में होती है? एक तो यही महमूद खिलजी था, मालवा वाला। कौन? महमूद खिलजी। कौन सा? मालवा। तो महमूद खिलजी हो गया मालवा वाला, और दूसरा कौन था? दूसरा था कुतुबुद्दीन। कौन सा? गुजरात वाला। तो महमूद खिलजी मालवा का, और एक होता है कुतुबुद्दीन। ये कुतुबुद्दीन कहाँ का होता है? गुजरात का। ये दोनों क्या करते हैं? एक हो जाते हैं। दे गॉट यूनाइटेड। किस लिए? इसलिए यूनाइटेड हो जाते हैं कि मिल करके और कुंभा के ऊपर हमला करेंगे। ये दोनों अटैक करते हैं, फिर भी कुंभा इनको हरा देता है। दोनों यूनाइटेडली भी डिफीटेड बाय कुंभा। कुंभा इन दोनों को ही हरा देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है इनमें से। तो कुंभा ने सबको चौपड़ा था। इसके बाद में कुंभा की एक और संधि है जिसकी बात की जाती है, आवल बावल, ट्रीटी ऑफ आवल बावल। ट्रीटी ऑफ आवल बावल या आवल बावल ट्रीटी कह लो। ये कब होती है? जो मैंने आपको बताया था कि रणमल को मार दिया जाता है, और जब रणमल को मार दिया जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? एनिमिटी स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो आवल बावल का एग्रीमेंट है ना, ये 1453 के अंदर होता है, और इसमें मीडिएटर होती है हंसाबाई। हंसाबाई कौन? मोकल की माँ, और मोकल की माँ होगी तो कुंभा की दादी। हंसाबाई मीडिएटर बनती है इसके अंदर, और हंसाबाई मीडिएटर बन करके और जोधा आ जाता है। तब चुंडा से शुरू हुआ था, जोधा आ जाता है मारवाड़ के अंदर। तो ये जो आवल बावल की ट्रीटी है, ये हंसाबाई मीडिएटर होती है, और जोधा और कुंभा के बीच में होती है। और इस ट्रीटी के अंदर आवल बावल के अंदर क्या हुआ था? बॉर्डर डिसाइड होता है। बॉर्डर कौन सा? मेवाड़ मारवाड़ बॉर्डर। मेवाड़ मारवाड़ बॉर्डर जो है उसका डिसीजन लिया जाता है कि कहां तक मेवाड़ रहेगा, कहां तक मारवाड़। और सोजत को सेंट्रल पॉइंट बनाया जाता है। सोजत वाज डिक्लेयर्ड एज, सोजत को क्या डिक्लेयर किया जाता है? सेंट्रल पॉइंट। उन दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो सोजत को बनाया जाता है। और इसी के अंदर कुंभा का एक पुत्र हुआ करता था, रायमल। क्या नाम था? रायमल वेड्स। रायमल की शादी होती है किसके साथ? श्रृंगार देवी के साथ। किसके साथ होती है? श्रृंगार देवी। और ये श्रृंगार देवी कौन थी? डॉटर ऑफ जोधा। यानी जो कहानी रिश्ते से बिगड़ी थी वो रिश्ते से ही सुधरती है, और ये रिश्ता करवाती है हंसाबाई कि जो कुंभा का पुत्र रायमल है उसकी शादी जोधा की बेटी श्रृंगार देवी के साथ में करवा दी जाती है। और आवल बावल के जो एग्रीमेंट कह लो या आवल बावल की ट्रीटी कह लो, इनके बीच में हो जाता है 1453 के अंदर। और ये मीडिएटर होती है हंसाबाई, और ये एक सीमा का निर्धारण करते हैं जिसमें सोजत को क्या रखा जाता है? सोजत को रखा जाता है सेंट्रल पॉइंट। चुंडा का हमने कल पढ़ लिया था कि चुंडा को किस तरह से 1438 के अंदर मार दिया जाता है। और वो चाचा भी तो गद्दार था। चाचा ने किसको मारा था? मोकल को। हाँ, वो चाचा और मेरा, और उनका साथ देता है महपा पंवार। ये जो सारंगपुर वाला बैटल है ना, ये इसीलिए होता है, हर की बैटल की वजह होती है ये जो महमूद खिलजी है, ये महपा पंवार को शरण दे देता है मालवा के अंदर। और महपा पंवार को शरण देने की वजह से कुंभा अपने पिता का रिवेंज लेने के लिए अटैक करता है, और वहाँ बैटल होता है, तब महमूद खिलजी को ये हरा देता है। महमूद खिलजी को हराने की वजह ये थी, नागौर का शम्स खान था ही, और ये तो उसके बाद में ये कुचर नहीं करता ही रहता था 37 के बाद महमूद खिलजी। तो इन तो बहुत बारी हराए हो, इसकी कोई वैल्यू, मतलब वैल्यू खत्म हो गई थी, इतनी बार हराते हैं। चुंडा के बारे में कल हमने पढ़ लिया। और
ये रायमल की वेड होती है श्रृंगार देवी के साथ। रायमल के बारे में हम कुंभा के बाद में पढ़ेंगे। रायमल बहुत दोरो राजा बन्यो, जो रहे हो रायमल ने खासा। तो इसके बाद में डेथ की बात करते हैं। तो डेथ जो होती है कुंभा की डेथ होती है 1468 के अंदर। कब होती है? 1433 से 68 इसका रूलिंग पीरियड रहता है। 1468 के अंदर इसकी डेथ होती है। कुंभा मैनिया डिजीज में होता है। कौन सी डिजीज में होता है? मैनिया डिजीज। मैनिया डिजीज यानी अवसादी रोग से ग्रस्त हो जाता है, बार बार पोज बदलने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी कुछ पागलपन सा आ जाता है। और ऐसी हालत के अंदर ये मामादेव पोंड के पास अकेला बैठा होता है। मामादेव पोंड, सिटिंग एलोन, अकेला बैठा होता है। कहाँ पर? मामादेव पोंड के पास। और यहीं पर एसेसिनेटेड बाय या मर्डर्ड बाय भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप। एसेसिनेटेड बाय हिज सन उदा, इसका पुत्र उदा यानी उदय सिंह इसको रगड़ देता है। ठीक है, इसका बेटा उदा इसको मार देता है। और इसके अपने को आर्ट एंड कल्चर के बारे में अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जो कुंभा का पीरियड है ना, उसको क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। भारतीय कला और संस्कृति की स्वर्णिम, भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्णिम समय कौन सा कहा जाता है? वो कहा जाता है कुंभा का। और इसलिए हमें पढ़ने पड़ेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा। क्या पढ़ने पड़ेंगे? कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा। तो कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा की अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कुंभा के क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट्स थे। और इसके कल्चरल अचीवमेंट्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में थे। आर्किटेक्चरल अलग था, ड्राइंग अलग था, स्कल्पचर अलग था, म्यूजिकल आर्ट अलग था, ये संगीत का, ये खुद लिखता भी था, महल माड़ियों का शौकीन था और चित्रकारी भी करवा लेता था, तो नृत्य भी कर लेता था, नृत्यकार भी था। तो खतरनाक चीज़ ही कुंभा। कुंभा के जो कल्चरल अचीवमेंट है उनके अपने अलग से क्लास लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने यही बात करेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा। उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक हो गया कि उदय सिंह ने इसकी हत्या की थी। पितृहंता कौन था? उदय सिंह। हिंदी में जो कहते हैं पितृहंता, तो मर्डर ऑफ फादर पितृहंता कहलाता है, वो था उदा यानी उदय सिंह। ये उदय सिंह जो है इसको मार देता है। और इसके बाद उस समय जब ये मारता है तो ये रायमल जो था, जिसकी शादी हुई थी जोधा की बेटी के साथ, ये रायमल उस समय ईडर में था। कहाँ पे था? ईडर के अंदर था। और वहाँ से ये रवाना होता है। इसके बाद में क्या होता है वो देखेंगे। उदा एक बार तो राजा बनता है, पर थोड़ी टाइम बनता है, तब तक रायमल वहाँ पहुँच जाता है। रायमल को पता चलता है इसने बापू को मार दिया, फिर रायमल उसकी क्लास लेता है। खैर वो उनका पर्सनल मामला था, अपने को सिर्फ पढ़ना है कि कैसे क्लास लेता है, वो पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो है कल्चरल अचीवमेंट की लेंगे, उसके बाद उदा और रायमल की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहो और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट भी कर दिया करो। और पसंद नहीं है तो कम से कम डिसलाइक तो कर दिया करो, पता तो चले कोई आदमी देख रहा है। ठीक है, थैंक यू।